डियर स्टूडेंट्स, आज मूवमेंट्स पढ़ते हैं प्लांट्स में, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स से कंप्लेन आती रहती है कि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा ही मेरे ख्याल में मूवमेंट्स एंड प्लांट्स। लेकिन आज कोशिश की है कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझ आए। मूवमेंट एंड प्लांट्स ईजी है, बस थोड़ा सा गौर से समझना है। प्लांट आपको पता है मूवमेंट शो कर सकते हैं किस शक्ल में? फूल के खिलने की शक्ल में, बर्ड्स के खिलने की शक्ल में, फूल को बंद करने से, क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ द फ्लावर एंड बर्ड, ये उसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो जो प्लांट के अंदर मूवमेंट्स है उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो बड़े कैटेगरीज में। एक का नाम है ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, दूसरे का नाम है पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो मैं इसको बी कर देता हूं और इसको मैं ए कर देता हूं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स का मतलब यह है वो मूवमेंट्स जो जिनकी वजूहात प्लांट के अंदर मौजूद हों, और पैराटोनिक मूवमेंट उन मूवमेंट को होते हैं जिनकी वजूहात या फैक्टर्स प्लांट के बाहर हों। अब इसको थोड़ा सा मैंने मजीद बताना है। अंदर, प्लांट के अंदर, प्लांट के बाहर, इसका मतलब क्या है? जो मूवमेंट प्लांट के डीएनए का हिस्सा हो। प्लांट के अंदर डीएनए है? नहीं है? हाँ है, पक्की बात है ना? है, गुड। सो चूंकि प्लांट लिविंग है और सेल है, सेल, हर सेल के अंदर अपना डीएनए होता है। सो अगर कोई मूवमेंट प्लांट के डीएनए का हिस्सा हो, हम बोलते हैं ऐसे मूवमेंट प्लांट के अंदर बाय बर्थ मौजूद है। ऐसे बोलते हैं ना? ऐसे मूवमेंट प्लांट के अंदर कहां से, कब से मौजूद है? बाय बर्थ मौजूद है। बाय बर्थ के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं इनहेरेंट। क्या यूज करते हैं? इनहेरेंट। तो ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे मूवमेंट्स इनहेरेंट होते हैं प्लांट के इनसाइड। लेकिन वो जो मूवमेंट होते हैं प्लांट के अंदर, वो मूवमेंट उनके डीएनए का हिस्सा नहीं है। तो वो आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि इनहेरेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी। ठीक है, यहां तक ये दोनों क्लियर हो गए? दो चीजें, इनहेरेंट, आउटसाइड द प्लांट। तो ये इसी तरह से ऑटोनोमिक और पैराटोनोमिक मूवमेंट आ गया। जो इस वक्त टॉपिक है ये बलूचिस्तान बोर्ड के हिसाब से नहीं है, ये फेडरल बोर्ड के हिसाब से है। बलूचिस्तान बोर्ड ने इसको अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, फेडरल बोर्ड ने उसको अलग तरीके से। सो आपको फेडरल बोर्ड के हिसाब से ये है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को फर्दर 3 मूवमेंट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहले का नाम क्या है? टेक्टिक एरिया 1, दूसरे का नाम है टर्गर, तीसरे का नाम है ग्रोथ। ये 3 मूवमेंट्स हैं। पहले आप आ जाइए टेक्टिक की तरफ आ जाइए। टेक्टिक क्या है? टेक्टिक ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें एक सेल या सेल के अंदर मौजूद कोई ऑर्गेनल मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, इसका नाम है टेक्टिक मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर कोई चीज स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, प्लांट का कोई सेल या सेल के अंदर कोई पुर्जा पार्ट स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट। और अगर वो स्टिमुलस से पीछे आ रहा है तो फिर इसका नाम होगा नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट। एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझ आएगा। टेक्टिक मूवमेंट की हमारे पास 2 मिसालें मौजूद हैं, एग्जांपल्स मौजूद है। एक है फोटो टैक्टिक और दूसरा है कीमोटैक्टिक। टैक्टिक से मुराद कि प्लांट का कोई पुर्जा मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। रिपीट करता हूं, टैक्टिक का मतलब यह है कि प्लांट का कोई सेल या सेल के अंदर कोई पुर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन शुरू में क्या है? फोटो। फोटो का मतलब यह है कि ये उसका स्टिमुलस है। प्लांट में कोई भी मूवमेंट बगैर स्टिमुलस के हो ही नहीं सकता। और स्टिमुलस क्या चीज है? कोई भी तब्दीली जो कि माहौल में आ जाए, बाहर या अंदर, उस चेंज को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। पहले अंधेरा था, अब रोशनी है, तो रोशनी क्या है?
स्टिमुलस है। रोशनी चली गई, अंधेरा हुआ, ये भी क्या है? स्टिमुलस है। पहले खामोशी थी, अब आवाज है, स्टिमुलस। पहले गर्मी थी, अब सर्दी है, सर्दी स्टिमुलस। पहले सर्दी थी, अब गर्मी होगी, स्टिमुलस। सो एनी चेंज इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। और प्लांट के अंदर हर मूवमेंट के पीछे जरूर क्या होगा? स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगी। सो अगर लाइट की वजह से प्लांट का कोई हिस्सा मूव करे तो हम उसको क्या नाम देंगे? फोटोटैक्टिक। आइए जरा देखें, ये आपका एक सेल है। कौन सा सेल है? प्लांट का सेल है। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट यहां पे पड़ा हुआ है। अब यहां पर सूरज की रोशनी यहां से आ रही थी, सनलाइट जो है वो यहां से आ रही है, फोकस कर रही है कहां पर? इधर। कुछ देर के बाद, 1 घंटा 2 घंटे के बाद सनलाइट जो है वो यहां फोकस हो रहा है। तो जब सनलाइट यहां फोकस हो रही है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट यहां से मूव करके इधर आएगा। क्लोरोप्लास्ट अब कहां पर आ गया? इधर आ गया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा से ज्यादा रोशनी चाहिए ना, तो जहां ज्यादा रोशनी होगी तो ये उसी तरफ आएगा। अब जब कुछ देर के बाद जब रोशनी यहां से आएगी, सूरज मूव कर रहा है ना, या हमारी जमीन मूव कर रही है, मूवमेंट तो है, तो जब रोशनी यहां से आएगी फिर क्या होगा? फिर आपका क्लोरोप्लास्ट यहां आएगा। ओवरऑल आपको नजर क्या आ रहा है? पूरा सेल मूव कर रहा है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहा है। तो क्या इस मूवमेंट को टैक्टिक नहीं कहा जाता? क्यों नहीं, इसको टैक्टिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो एज अ होल मुकम्मल तौर पर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? टैक्टिक। अब अगर इसके साथ फोटो का लफ्ज आया हुआ है, वो इसीलिए आया हुआ है क्योंकि इसका स्टिमुलस क्या है? वो रोशनी है। अच्छा, क्या आप इसको पॉजिटिव टैक्टिक कहोगे या नेगेटिव टैक्टिक? क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलस की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। अच्छा, ये तो एक हो गया। दूसरा है कीमोटैक्टिक। इधर फिर से क्या लिखा हुआ है? टैक्टिक लिखा हुआ है, लेकिन उसके शुरू में क्या है? कीमो उसका स्टिमुलस शो करेगा। कुछ प्लांट्स जैसे हमने फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मॉस प्लांट, हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, शुरू वाले जो प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, उन प्लांट के अंदर मादा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग, अंडा प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप लोग ओवम भी बोलते हैं। और उसी प्लांट के अंदर एक मेल पार्ट भी होता है। वो मेल पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। स्पर्म के अंदर क्या? स्पर्म बजाते खुद है क्या चीज? स्पर्म बजाते खुद क्या है? सेल है। अंडा बजाते खुद क्या है? सेल है। सो स्पर्म ने अंडे के साथ मिलना है, लेकिन अंडा नहीं आएगा स्पर्म की तरफ, स्पर्म जाएंगे अंडे की तरफ। लेकिन ऐसा स्पर्म को कोई स्टिमुलस चाहिए कि ये मूव करे। तो एग क्या करेगा? एग कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, यहां से यहां तक पूरे रास्ते पर। आप इस केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो है इस न्यूक्लिक एसिड का पीछा करते करते आखिरकार कहां पर पहुंच जाएंगे? स्पर्म यहां से मूव करता हुआ लास्ट में ये कहां पर पहुंच जाएंगे? एग तक आ जाएंगे। स्पर्म आ तो रहे हैं एक जगह से मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह पर आ तो रहे हैं, टैक्टिक तो है, लेकिन उसके शुरू में क्या आ रहा है? कीमोटैक्टिक। किस लिए है? क्योंकि कुछ केमिकल रिलीज हो गए, इसीलिए इसका नाम कीमोटैक्टिक रखा गया है। राइट। ये भी कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स है। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर सेल या सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है टैक्टिक मूवमेंट की। अब आ जाओ भाई दूसरी की तरफ, टर्गर मूवमेंट। ये उससे भी ज्यादा आसान है। टर्गर मूवमेंट में प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, बट उसके पीछे जो रीजन है वो है पानी का जाया होना या पानी का अंदर आना। तो जब आप लोग पेपर में लिखना शुरू करोगे टर्गर प्रेशर का, तो आप के ज़हन में पहले ये आना चाहिए
कि ये वो मोमेंट है जो पानी के अंदर आने से, प्लांट के अंदर आने से या प्लांट के बाहर जाने से हो जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर, गेन ऑफ वाटर, द मोमेंट विल बी कॉल्ड एज टर्गर और सिस्मोनास्टिक। अब आपको पता चल जाएगा कि पानी आने से और जाने से कैसे मूवमेंट होती है। जरा आइए देखिए, टर्गर मूवमेंट का डेफिनेशन के बाद मैंने दो एग्जांपल दिए हुए, स्लीप मूवमेंट और टच मी नॉट। स्लीप मूवमेंट में ऐसा होता है कि एक प्लांट होता है कि वो सुबह के वक्त एट द मॉर्निंग टाइम वो अपने पत्तों को जो है और शाखों को थोड़ा सा खोल देते हैं, ऐसा लगता है कि वो जाग जाता है वो दरख्त, और शाम के टाइम पर ये अपने पत्तों को और शाखों को थोड़ा सा लूज करते हैं, लाइक दिस लूज करते हैं। तो लोगों ने कन्वेंशनली से कहा कि ये दरख्त सो रहा है, ठीक है, शाम के वक्त बस ये इसने सोना शुरू किया, सुबह उसने फिर जागना है, तो उसको कौन सा मोमेंट बोलते हैं? स्लीप मोमेंट। और दूसरा क्या है? टच मी नॉट। टच मी नॉट ऐसे प्लांट होते हैं जिसके पास बहुत सारे लीफ होते हैं एक बंडल की शक्ल में, लाइक ये एक लीफ, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स होते हैं इस तरह के, सही है, छोटे छोटे लीफ होते हैं। आप इसको थोड़ा सा टच करें, टच करने से क्या होगा, ये सारे के सारे लीफ एकदम से सो जाएंगे मेन स्टेम के ऊपर इस तरह से। क्या कहें? मेन स्टेम के ऊपर सो जाएंगे। 10-8 मिनट के बाद ये वापस अपने आप को सीधा कर देंगे। टच मी नॉट का मतलब टच करोगे तो मैं इस तरह हो जाऊंगा, 10 मिनट के बाद वापस ऐसा हो रहा है। इन दोनों केस में क्या था? वाटर अंदर आ जाता है या बाहर चला जाता है। कैसे मैकेनिज्म है, आइए गौर से देखिए इसका मैकेनिज्म। पहले मैं आप दोनों का मैकेनिज्म क्या है। ये एक स्टेम है, ये आपका लीफ है, और लीफ और स्टेम के बीच एक डंडी है, उसको पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। पेटियोल में थोड़ा सा फूला हुआ जगह है बल्ब की तरह, उसका नाम क्या है? पल्विनस। क्या बोलते हैं उसको? पल्विनस। जब ये जो पल्विनस होते हैं, पल्विनस के अंदर ऊपर भी सेल्स होते हैं और नीचे भी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बस एक सेल लिख रहा हूं। पल्विनस में ऊपर भी क्या होता है, नीचे भी क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। जब आप यहां पर ये जो निचला इलाका है पल्विनस का, यहां से जब वाटर लॉस हो जाएगी, वाटर जब लॉस हो जाएगी तो ये सेल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जादू से, हैं? किसी ने कहा खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा खत्म होएगा। खत्म तो नहीं होएगा, इतना बड़ा जादू भी तो नहीं है। उसका साइज क्या होगा? ऐसा सेल जिससे पानी निकल जाए, सख्त होएगा, नरम होएगा, नरम होएगा। पल्विनस सारा का सारा ये इलाका क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा। ऊपर वाला इलाका क्या है? सख्त है, नीचे नरम है। इन दो जगहों में इख्तिलाफ आया, ऊपर क्या है? सख्त है, नीचे जगह क्या है? नरम है। इस वजह से ये जो लीफ है ये क्या करेगा? नीचे की तरफ झुक जाएगा, इस तरह हो जाएगा। लोअर लीफ क्या हुआ? लोअर। अब जरा देखें इस केस में, जरा आप देखें, अब सुबह होने वाला है, लीफ पहले से सो रहा है। सुबह क्या होगा कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें पानी नहीं है, फ्लैक्सिड है, इसमें क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगी, वाटर इन। वाटर आने से ये सेल क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। अब निचला इलाका क्या हुआ? सख्त। उसके मुकाबले में ऊपर वाला इलाका नरम हो जाएगा, और ये जो लीफ है अभी वापस क्या करेगी? ऊपर की तरफ जाकर वापस इस पोजीशन में आ जाएगी। तो लीफ क्या कर रहा है? लोअर हायर। वजह? वाटर इन वाटर आउट। किस चीज में? पल्विनस में। पल्विनस के भी दो हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा, निचला हिस्सा। निचले हिस्से में से जब पानी निकल जाएंगे तो निचला हिस्सा नरम हो जाएगा, लीफ नीचे आएगा। और जब निचले हिस्से में पानी ज्यादा आएगी
तो ये सख्त हो जाएगा, लीफ वापस ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? लीफ मूवमेंट तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है? एडिशन ऑफ वाटर या गेन और लॉस ऑफ वाटर? वजह, मेन वजह था क्या था? गेन और लॉस ऑफ वाटर दोनों में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? टर्गर। आप समझ गए होंगे कि इसको टर्गर क्यों कहा गया है, बिकॉज वाटर आ रहा है। रात को इसे पानी दे देते सर। वो अगर आपने रात को उसको पानी दे दिया तो ये तो रूल की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। वो प्लांट आपके पानी के बगैर अपने लीव को इस तरह सुला देते हैं। अगर आप पानी दोगे वो अलग केस है, ठीक है? आप इंजेक्शन लगाओगे, जोर जबरदस्ती करोगे, आप लीव को पानी दोगे। नहीं सर, नीचे से कर देते। वो मसला नहीं, नीचे से पानी होगी, रूट पे पानी होगा, वो मसला नहीं है। वो जितना भी ज़्यादा पानी होगा, उस दरख्त ने अपना पानी जो है सिर्फ यहाँ से निकालना है। ज़रूरी नहीं है वो प्लांट पूरे तालाब के अंदर खड़ा होगा, फिर भी वो अपना पानी पलमिनस से निकाल के ला सकते हैं, ठीक है? आप पानी दो ना, तो वो केस नहीं है रूट से, ये केस सारा यहाँ पर है। बस इसने रात को सोना है, सुबह जागना है, और ये तरीका उसने करना है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी सारा दरख्त से निकाल रहा है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ग्रोथ मूवमेंट में क्या है? ग्रोथ मूवमेंट में प्लांट के एक हिस्से पे ग्रोथ तेज हो जाती है, दूसरे हिस्से पे ग्रोथ स्लो हो जाती है, उसके नतीजे में फिर से एक मूवमेंट आ जाएगी। दोबारा बताता हूं, ग्रोथ मूवमेंट में क्या होता है? प्लांट में एक हिस्से पे ग्रोथ स्लो, दूसरे हिस्से पे ग्रोथ फास्ट, एज ए रिजल्ट उसे मूवमेंट नजर आ जाती है। मैं बताता हूं किस तरह से। ग्रोथ मूवमेंट का डेफिनेशन के बाद कि दीज आर ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ मतलब क्या है? एक जगह पे ग्रोथ ज्यादा होगी, दूसरी जगह पे ग्रोथ कम होगी, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है एपिनास्टी, दूसरा एग्जांपल है हाइपोनास्टी, तीसरा एग्जांपल है न्यूट्रिशन। एक एक मैं आपको अलग अलग समझाता हूं। एपिनास्टी में बड खुल जाता है, हाइपोनास्टी में बड क्लोज हो जाते हैं, इन दोनों में। जबकि न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक स्टेम अपने आप को जिग जैग तरीके से मूव कर देता है। इसकी वजूहात बताते हो तो बहुत आसान है, तो क्लास 9 के बच्चों को भी पता होता है कि यार एपिनास्टी बड का ओपन हो जाना। सवाल ये है बड कैसे ओपन हुआ, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये एक बड है, मतलब इसके दो लीफ आपस में मिले हुए हैं। ये लीफ का अपर पार्ट है, ये लीफ का लोअर पार्ट है। तो इस जगह पे क्या होती है? ग्रोथ ऊपर वाले हिस्से पे ग्रोथ क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, और यहां पर ग्रोथ स्लो हो जाती है। डिफरेंट ग्रोथ आ गया, डिफरेंशियल ग्रोथ आ गया। इसकी वजह से ये वाला जो साइड है, ऊपर वाला साइड, ये पीछे की तरफ जाएगा और ये साइड भी पीछे की तरफ आएगा। ये बड सारा का सारा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब जब आप इसको दोबारा से बंद करना चाहोगे तो क्या होगा? अगर आप चाहो कि ये बंद हो जाए, फिर क्या करना? यस, फिर नीचे ग्रोथ को आप क्या करोगे? तेज करोगे, ऊपर ग्रोथ को आप स्लो करोगे, तो ये वापस बंद हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? हाइपोनास्टी। दोनों में मेन चीज क्या नजर आ रहा है हमें? ग्रोथ डिफरेंट होता है। एक जगह पे ग्रोथ ज्यादा, दूसरी जगह पे ग्रोथ कम, एज ए रिजल्ट आपको मूवमेंट नजर आई। अगर ये ग्रोथ कम और ज्यादा ना होता तो ये बड खुल भी नहीं जाता। सो दिस इज द रीजन। न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन ये एक स्टेम है, आप परेशान मत हो जाओ कि फिजिक्स की तरह कोई लाइन है, ये स्टेम है। स्टेम क्या करते हैं? स्टेम अपने आप को एक तरफ ग्रो करता हुआ एक तरफ झुक जाता है, फिर ये इस तरफ झुक जाते हैं, फिर ये इस तरफ झुक जाते हैं। इस तरह जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। आपने इस तरह का प्लांट देखा नहीं होगा, लेकिन ऐसे प्लांट होते हैं जिसका स्टेम सीधा जाने के बजाय जिग-जैग मूव करता है। जिग-जैग, कोई रस्सी नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई शीशा नहीं है, कोई ईंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसके अंदर डीएनए का हिस्सा है, इसकी खूबी है, बाय नेचर है।
बाय बर्थ है, क्या है, बाय नेचर, बाय बर्थ, उसके अंदर हिस्सा है। बस उसने क्या करना है भाई, अब प्लांट से पूछो क्यों ऐसा कर रहे हो, कोई रीजन नहीं है, बस ये उसके डीएनए का ऐसा है, उसने जिगजैग मूव करना है। अच्छा, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। और अगर कोई प्लांट मुकम्मल सर्कुलर मोशन में अपने आप को मूव करेगा, इस तरह से लाइक दिस, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? अगर कोई सिस्टम अपने आप को इस तरह से एक मेन एक्सिस पर, फिजिक्स में एक लफ्ज यूज होता है एक्सिस, इस तरह इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन आप बनाओ, उस एक्सिस के आसपास अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करे तो फिर इसका नाम होगा सरकम न्यूटेशन। यहां पर अगर सही लिखा हुआ नहीं है, सरकम न्यूटेशन इसको बोलेंगे। तो ये न्यूटेशन से सरकम न्यूटेशन हुआ। और अब आ जाते हैं दूसरे बड़े हिस्से की तरफ, जिसका नाम है पैराटोनिक मूवमेंट्स। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कितने हैं? 3। पहला टेक्टिक मूवमेंट, जिसमें होल बॉडी मूव करेगी। और दूसरा क्या था, उसमें क्या था, वाटर इन या बाहर आने से प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट होगी। तीसरा क्या था, ग्रोथ मूवमेंट में एक जगह पे ग्रोथ फास्ट, एक जगह पे ग्रोथ स्लो, एज अ रिजल्ट आपको मूवमेंट नजर आती है। तो ये 3 खत्म, ऑटोनोमिक मूवमेंट फिनिश्ड। और अब आ जाते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स की तरफ। पैराटोनिक मूवमेंट्स का वजह तो आप बता चुका हूं कि इनकी जो वजूहात होती है वो प्लांट के अंदर है, बाहर है, बाहर है। और ये हमारे पास 2 तरह के हैं। एक का नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे का नाम है नास्टिक मूवमेंट। पहले आपको ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ाते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट का कोई भी हिस्सा जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, कर्व कर लेता है, बस बेंड। दिस कर्विंग मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। यस प्लीज उसको वो बंद कर दें। ट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि प्लांट का कोई हिस्सा बेंड तो करेगा लेकिन स्टिमुलस की तरफ। नेगेटिव का मतलब यह है प्लांट का कोई हिस्सा अपने आप को बेंड तो करेगा लेकिन स्टिमुलस से अवे। तो फिर इसका नाम होगा पॉजिटिव ट्रॉपिक और नेगेटिव ट्रॉपिक। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहला है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट में जो स्टिमुलस होगा हमारे पास, स्टिमुलस जो होगा वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी, स्टिमुलस इज ग्रेविटी। पहले आप जरा ये देखिए, बाद में मैं बताता हूं। फोटोट्रॉपिक में हमारे पास जो स्टिमुलस है होगी वो क्या होगी, वो लाइट होगी। और थिग्मोट्रॉपिक में हमारे पास जो स्टिमुलस होगा वो होगा टच। और कीमोट्रॉपिक में हमारे पास जो स्टिमुलस होगा वो होंगे केमिकल। हाइड्रोट्रॉपिक में हमारे पास जो स्टिमुलस होगा वो होगा वाटर। सो अब मैं एक एक आपको अलग से बताता हूँ। ये साइड अगर थोड़ा सा मैं मिटाऊं, शायद आप लोग अभी समझ चुके हैं। अच्छा चलो सही से, ओके। इधर आपको मैं समझा देता हूँ, छोड़ो उसको। जियोट्रॉपिक मैं पहले बताता हूँ। ये ज़मीन का लेवल है, यहाँ से जो ऊपर जाता है इसको आप क्या कहोगे, शूट कहोगे। ज़मीन से नीचे जो हिस्सा है उसको आप क्या कहोगे, रूट कहोगे। सही। अच्छा, ग्रेविटी थोड़ा सा फिजिक्स का लफ्ज़ है। ग्रेविटी इज अ फोर्स कि नहीं? फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है। ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है? ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, है कि नहीं? सो जरा आप मुझे बताओ, रूट जब भी ग्रो करेगा तो नीचे ही जाएगा ना। तो रूट ग्रेविटी के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे है, तो शूट क्या कर रहा है, शूट आपको कौन सा दे रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये तो हो गया भाई आपका जियोट्रॉपिज्म। अगर ये आपको समझ आ गया है तो बाकी सारे के सारे खुद ब खुद आपको समझ आएंगे। फोटोट्रॉपिक में क्या होगा? फोटोट्रॉपिक में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक गमला रखा, उस गमले के अंदर हमने कुछ प्लांट्स रखे,
ठीक है, ये प्लांट है जो कि जिसकी शाखें इस वक्त बिल्कुल सीधी है, और इसको एक कमरे के अंदर बंद किया, कमरे के अंदर बंद किया, रोशनी हमने यहाँ से दी, यहाँ से हमने लाइट दी, वहाँ से ये लाइट उधर से आ रहा है। कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि ये जो प्लांट है ये बेंड हुआ था, कर्व्ड हुआ था। किसकी तरफ कर्व हुए थे? ये इस तरह से कर्व हुए थे, खुद ब खुद कर्व हुए या किसी स्टिमुलस की वजह से? तो इस केस में आप उसको क्या नाम दोगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहोगे, बिकॉज ये झुक तो गए लेकिन लाइट की वजह से। या आगे आपका फोटोट्रॉपिक, अगेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, तो लाइट जिस तरफ से आ रहा है उसी तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, उसके बाद है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास जो स्टिमुलस है वो क्या चीज़ है हमारे पास? वो टच है। इसमें आपने घरों में हमारे यहाँ हम घरों में एक किस्म का प्लांट जो है उगाते हैं, और वो जैसे थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है हम उसके लिए रस्सी का बंदोबस्त करते हैं, उसका एक सिरा रस्सी पर रख देते हैं और फिर ये उस रस्सी के ऊपर से मोड़ता हुआ जिधर जहाँ तक रस्सी पहुंची हुई ये प्लांट उसी के ऊपर अपने आप को मोड़ता हुआ लेके जाते हैं। देखा है आपने सब प्लांट? बाज़ औक़ात रस्सी नहीं है, गरीबी होता है, उन्होंने उसको दीवार के ऊपर रखते हैं, वो दीवार पर मूव कर रहे होते हैं। सही है, तो रस्सी के केस में रस्सी उसको टच कर रहा है, दीवार के केस में दीवार उसको टच कर रहा है, इसीलिए स्टिमुलस क्या है? टच है। तो इसका नाम क्या होगा? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा? केमिकल रिलीज होंगे, प्लांट मूव करेगा। इसका हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है फंजाई का। फंजाई के पास ये एक हाइफा है, हाइफा, और चलो आप समझे कि ये मेल फंजाई का हाइफा है। फंजाई फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पर। ये एक दूसरा फंजाई है, उसके पास भी अपना हाइफा है, उसको आप कह दे कि भाई ये फीमेल फंजाई है। वैसे फंजाई फीमेल मेल नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए मेल और फीमेल फंजाई का नाम दिया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे? यहां पर एक केमिकल रिलीज कर लेता है फंजाई, वो केमिकल जैसे रिलीज होंगे तो उसका पीछा करते हुए ये एक हाइफा दूसरे हाइफा की तरफ आ जाएंगे। तो इस बार हाइफा एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपने को कर्व कर रहे हैं, उस मूवमेंट का नाम क्या होगा? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। और हाइड्रोट्रॉपिक में क्या होगा? हाइड्रोट्रॉपिक में हमारे पास प्लांट मूव तो करेगा, लेकिन इस बार स्टिमुलस क्या होगा? वाटर। एग्जांपल जरा देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। ये देखिए, ये एक प्लांट है और ये उसके जड़ें हैं, कोई दरख्त है, इस तरफ जो है पानी का एक नाला है वाटर का, जो कि अक्सर यहाँ से पानी मूव कर रहा होता है। हमने जब इसकी जड़ों को देखा तो इनकी अक्सर जो जड़ें हैं वो इस तरफ आई थी, बजाय इस तरफ आने के उस तरफ गई थी। क्यों? उस तरफ पानी ज़्यादा था तो पानी की तरफ झुक गए थे। तो पानी की तरफ झुकना ट्रॉपिक तो है, लेकिन हाइड्रो क्यों है? क्योंकि पानी की तरफ। सो जनाब, हाइड्रोट्रॉपिक पानी की वजह से कर्वेचर मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक केमिकल की वजह से, थिग्मोट्रॉपिक टच की वजह से, फोटोट्रॉपिक लाइट की वजह से, जियोट्रॉपिक ग्रेविटी की वजह से। एंड लास्ट इज नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है? नास्टिक मूवमेंट में प्लांट मूवमेंट तो शो करते हैं, बट इस बार स्टिमुलस का डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होता है। आपने इधर देखा स्टिमुलस का डायरेक्शन, स्टिमुलस था पहले तो मुझे बताओ, सब में स्टिमुलस था। अच्छा, हर स्टिमुलस का एक खास डायरेक्शन भी था, राइट? इधर लाइट कहीं खास डायरेक्शन से आ रही थी, वाटर किसी खास डायरेक्शन से आ रही है, बट यस ग्रेविटी खास डायरेक्शन से आ रही थी। बट नास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट है, लेकिन स्टिमुलस का कोई खास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देखो, ये वाले मूवमेंट कंफ्यूज करेंगे बाकी मूवमेंट के साथ आपको। डोंट वरी, ये मूवमेंट बेशक दूसरों की तरह होंगे, लेकिन इनमें स्टिमुलस का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। आपके नोट्स में लिखा हुआ है दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। क्या लिखा हुआ है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। स्टिमुलस का कोई खास फिक्स डायरेक्शन नहीं है। मैं आपको सबूत दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से वो डायरेक्शन नहीं है।
आइए जरा देखें, इसका एक पहला जो एग्जांपल है वो है हेप्टोनास्टी। क्या नाम है, बोले जरा मेरे साथ, हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी में ये आपका वेनस फ्लाइट शेप का एक लीफ है। आपने सुना है कैसा प्लांट जो मक्खियों वगैरह को खाते हैं, प्लांट है प्लांट पर मक्खियों को खाते हैं, शुक्र है आपको पता है। तो उसमें प्लांट के जो 2 लीफ होते हैं वो इस तरह से खुले हुए होते हैं, 2 दरवाजे की तरह। इनके बीच कांटेदार चीजें भी हैं, मक्खी आ जाती है, जिसका टाइम पूरा वो मक्खी आ रही है। अच्छा, वो मक्खी इधर कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, ये 2 लीफ ने अपने आप को बंद करना है, मक्खी को पकड़ लेना है। ये मूवमेंट है कि नहीं है? स्टिमुलस क्या था? मक्खी नहीं है, मक्खी का टच होना। मक्खी ने इसको क्या किया, टच कर दिया, तो ये मूवमेंट कर दी। अब आपको मैं बताता चलूं कि क्या इधर डायरेक्शन फिक्स था? मक्खी जिधर भी बैठ जाएगी उसने बंद होना है, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं हुआ ना। मक्खी कहीं भी बैठ जाएगी उसने बंद होना है। सो टच की वजह से जो मूवमेंट होगा उसका नाम क्या होगा? हालांकि आपने कहीं और पर भी टच का नाम सुना था, वो अलग केस था, इसमें भी एक टच का नाम आ रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। थर्मोनास्टी में क्या होगा? थर्मोनास्टी में ट्यूलिप फ्लावर का नाम सुना है? ट्यूलिप फ्लावर वो कमाल का फूल है, वो रात के वक्त बंद होता है, दिन के वक्त खुल जाता है। उसकी वजह क्या है? टेम्परेचर। रात के वक्त टेम्परेचर कुछ और होता है, दिन के वक्त टेम्परेचर कुछ और होता है। सो टेम्परेचर की वजह से अगर कोई फूल अपने आप को बंद कर दे, खोल दे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? थर्मोनास्टी। इधर भी क्या टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन है? टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिमुलस है, टेम्परेचर है, बट उसका डायरेक्शन नहीं है। लास्ट वन इज द फोटोनास्टी। फोटोनास्टी में क्या होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो छोटे दिनों में फूल देते हैं, लंबे दिनों में फूल नहीं देते। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं छोटे दिनों में फूल देते हैं, लंबे दिनों में नहीं देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो लंबे दिनों में फूल देते हैं, छोटे दिनों में फूल नहीं देते हैं। तो प्लांट को जो इस बार जो स्टिमुलस मिल रहा है वो क्या है? कौन बताएगा? टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ लाइट। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइट है, लाइट नहीं है, लाइट का दौरानिया है। लाइट का दौरानिया कम है तो वो फूल नहीं दे रहा, लाइट का दौरानिया ज्यादा है तो फूल दे रहा है। सो बाज प्लांट फूल कब देते हैं? जब लाइट का दौरानिया या छोटा हो या बड़ा हो। ऐसे केस में मूवमेंट का नाम क्या होगा? फोटोनास्टी। और आपको मैं एक और बात बताता चलूं, इस प्रोसेस को फोटो पीरियोडिज्म भी कहते हैं, जिसका टॉपिक हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है? फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मीन्स कि बाज प्लांट क्या करते हैं? अपना फूल देते हैं छोटे दिनों में, और बाज प्लांट लंबे दिनों में फूल देना। सो ये भी आपका एक मोमेंट आ गया है। सी होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा और समझ आ गया होगा। थैंक यू।